हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन ज्ञान विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड लेक्चर है, ठीक है ना। इसके पहले दो वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम लोग अपने आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। दोस्तों हम लोगों का बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स आ गया है, तो आप लोग जाके उसको परचेज कर सकते हो। परचेज करने की आपको कॉमर्स नेशन ऐप को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर सेक्शन पे कोर्स दिखाई देगा। किसी को कोई डाउट है एंड अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में हो एंड आपको अपनी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, तो आप लोग कॉमर्स सेशन के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको प्रॉपर नोट्स भी दिए जाएंगे, प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों कोर्सेज को ज्वाइन करने के जिसको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो, ओके। तो दोस्तों ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्सेज को ज्वाइन किया है, जो कि अपने एंट्रेंस की तैयारी को, सेमेस्टर की तैयारी को कर रहे हैं। एंट्रेंस के कोर्सेज भी हम लोग के आ गए हैं और हम लोगों के क्या बोलते हैं, सेमेस्टर कोर्सेज भी आ गए हैं, ठीक है। तो टॉपिक है हम लोग का आज का इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। दोस्तों जो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस टॉपिक है, इसमें देखो क्या है, मतलब बिजनेस की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। अब बिजनेस के इंपॉर्टेंस है तो वो हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला है रेवेन्यू जनरेशन। भैया बिजनेस के अंदर रेवेन्यू को जनरेट करना होता है, मतलब कि पैसा जनरेट करना, क्योंकि देखो बिजनेस का मेन काम क्या है, पैसे को जनरेट करना। बिजनेस इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। बिजनेस बहुत सारे टैक्स पे करता है, ठीक है ना। आपके बहुत सारे क्या करता है, टैक्स पे करता है, यहाँ पे देख लो, रॉयल्टी पे करता है। उसका दोस्तों आपके फीस, कस्टम ड्यूटी, अदर थिंग्स, मतलब बहुत सारा पैसा बिजनेस पे करता है। तो ये सब पे करने की उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो बिजनेस अपने बिजनेस के एक्टिविटी को करके पैसे को जनरेट करता है, ठीक है ना। दोस्तों इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे देश के इकोनॉमी को डेवलप करता है। कैसे करता है, अच्छी क्वालिटी का सामान बना के, अच्छी सर्विस देके, टैक्स पे करते करके और एक्सपोर्ट करके, ठीक है। हमारे देश में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस हमारे देश में मदद करता है, ठीक है ना। ये हो गया दूसरा इंपॉर्टेंस। तीसरा यूटिलाइजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे देश का जो नेचुरल रिसोर्स है उसको अच्छे से इस्तेमाल करता है। हमारे देश के जो बिजनेस हैं वही तो हमारे देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बिजनेस दो यूटिलिटी को भी क्रिएट करता है, पेस यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी। ये क्या होती है, देखो सामान बनता कहीं और है और बिकता कहीं और है, एंड सामान बनता एक टाइम पे है, बिकता साल भर है, ठीक है। टाइम का मतलब होता है कि भैया वही बनता एक बार है बट बिकता पूरे साल भर है। अगर आप लोग चाहोगे तो ठंडी के मौसम में भी आम खा सकते हो, कैसे, कोल्ड स्टोरेज की मदद से। तो ये सब पॉसिबल कैसे है, नेचुरल रिसोर्सेज की मदद से, बट जिसका इस्तेमाल बिजनेस का रहा है। तो हमारे इकोनॉमी के अंदर जितना भी रिसोर्स है, जो भी चीज है, उसका इस्तेमाल बिजनेस का रहा है इंसानों की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ओके। तो बिजनेस जो भी काम करता है वो क्यों करता है, पैसा कमाना तो उसका मोटिव है ही, बट आपको मैंने बताया था कि पहले वो सर्विस देता है, कस्टमर को सेटिस्फाइड करता है अपने सामान से, उसके बाद वो पैसा कमाता है। तो इसीलिए बिजनेस दो यूटिलिटी क्रिएट करता है, एक बेस की बनती एक जगह है, बिकता पूरे इंडिया में है, पूरे दुनिया में एक्चुअली में, एंड टाइम मतलब बनता एक बार बट बिकता पूरे साल भर है सामान, ठीक है। अब दोस्तों आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। भैया सिंपल सी बात है, बिजनेस अगर हो रहा है तो लोगों को नौकरी भी तो मिल रही है। अब देखो आपको पता है कि अपना जो इंडिया है वो बहुत ज्यादा अभी डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक है ना। तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज्यादा कमी है। तो बिजनेस क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं इकोनॉमी के अंदर, जिससे हमारे देश की जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, बेरोजगारी, वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना। बिजनेस बहुत सारे जॉब प्रोवाइड करता है, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, स्किल्ड, नॉन स्किल्ड। तो इससे होता है अर्निंग फॉरेन करेंसी। मैंने आपको बताया था कि एक बिजनेस अगर जितना ज्यादा फॉरेन करेंसी कमाता है उतना ही उसकी क्या बोलते हैं, उसके देश की इज्जत इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो हर कंट्री चाहती है कि वो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करे और इंपोर्ट को कम से कम रखे। तो जब बिजनेस बनते हैं अच्छे खासे तो वो क्या करते हैं, सामान को एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करना मतलब अपने देश का सामान बाहर बेचना, जिससे बाहर की करेंसी इंडिया में आती है एंड हमारा देश मजबूत होता है, ठीक है ना। हमें बाहर से कोई सामान खरीद पाएंगे। फिर प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। आपको पता है कि बिजनेस नए नए स्टार्ट हो रहे हैं, तो कितने सारे नए नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज है जो कि मार्केट में हो रही हैं, ठीक है। ये सब पॉसिबल कैसे है, बिजनेस की मदद से। अगर बिजनेस है तभी तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना, ठीक है। अब आता है दोस्तों जैसे कि इंटरनेट है, तो अगर इंटरनेट नहीं होता तो आज के टाइम पे हम लोग आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड नहीं कर पाते, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज आर द मेजर सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। नई नई जो इंडस्ट्रीज बन रही हैं उसके कारण खूब सारा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो बिजनेस क्या करते हैं, नए नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनलाइजेशन, भैया बिजनेस ही है जिसके कारण आज के टाइम पे हम लोग का इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है। आज के टाइम पे एप्पल कंपनी इंडिया में है, मैकडॉनल्ड, डोमिनोज, कोका कोला, बहुत सारी कंपनी इंडिया में काम कर रही हैं।
तो हम लोगों का इंटरनेशनल योगों से क्या हो गया, एक रिलेशन बन गया है, ठीक है ना। बिजनेस इज द मीडियम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। अब देखो आज के टाइम पे हम लोगों ने बहुत सारा बाहर का कल्चर अपना लिया है। अब देखो हैलोवीन पार्टी, अब बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये हैलोवीन पार्टी क्या होती है। इंडिया में भी इसके नाम पे फेस्टिवल मनने लगे हैं दोस्तों। और क्या बोलते हैं, क्रिसमस पार्टी भी हम लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने लगे हैं। मतलब जो बाहर का कल्चर है उसको इंडिया ने अपनाया है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस के कारण। जब एक बिजनेस होता है दो देशों के बीच में तो केवल सामान नहीं बिकता है, वहाँ के कल्चर भी एक्सचेंज होते हैं। यहाँ का कल्चर वहाँ फेमस होता है, वहाँ का कल्चर यहाँ फेमस होता है। जीने रहने खाने पीने का तरीका, किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का, ये सब चीजें, ये सब बिजनेस की मदद से पॉसिबल है। उसका दोस्तों सेल्फ सफिशिएंसी, इसका मतलब होता है अगर बिजनेस नहीं होगा तो एक कंट्री क्या बोलते हैं अपने खाने पीने का सामान ही नहीं उगा पाएगी। बात समझो, अगर हमारे देश के अंदर बिजनेस नहीं होंगे तो हम लोग खुद अपने सेल्फ सफिशिएंट नहीं रहेंगे। समझ में आया? मतलब कि इट्स हेल्प्स इन अचीविंग दी कंट्री इंडस्ट्रियल एंड दी सेल्फ सफिशिएंसी इन टर्म ऑफ कंज्यूमर कैपिटल गुड्स। हमारे देश को बहुत सारे गुड्स की जरूरत है, सामान की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। तो ये सब पॉसिबल कैसे हो रहा है? बिजनेस की मदद से, ठीक है ना। पहले खुद के खाने के लिए उगाएंगे तभी ना तो बाहर बेचेंगे। ये सब पॉसिबल कैसे हो रहा है? बिजनेस की मदद से। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब कि हम लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ क्यों रहा है? बिजनेस की मदद से। पहले हम लोग रहते थे, जब लाइट रहती थी तो पंखा चाहते थे, फिर आपका लैंप आ गया, फिर आपका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक लैंप आ गया, जो इमरजेंसी लाइट जिसको बोलते थे, चार्ज कर दो चलता है, बैटरी वाला भी था। उसके बाद दोस्तों इन्वर्टर आ गया, अब जनरेटर आ गया। देखो बिजनेस था, बिजनेस ने इंप्रूवमेंट किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, नई नई चीजों को बनाया, जिससे आज हम लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया, बहुत हाई हो गया है। क्योंकि हम लोग क्वालिटी वाला सामान यूज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। ये सब बिजनेस की मदद से पॉसिबल है, ठीक है। फिर आता है इनोवेशन। आज के टाइम पे जो बिजनेस है उन्होंने इतना इनोवेशन कर दिया कि इंसान के काम को बहुत आसान कर दिया है, ठीक है। पहले के टाइम पे लोगों को कॉन्टैक्ट लिख के रखने पड़ते थे, फोन में सेव कर लो, जब चाहे तब फोन कर लो किसी को, ठीक है। तो इनोवेशन का मतलब होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड जनरेशन ऑफ न्यू आइडिया। मतलब बहुत सारे लोग बैठ के चीजों को डिस्कस करें, उसको बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड न्यू आइडिया जिससे आएंगे एंड जिससे कि हम लोग चीजों को इनोवेट कर सकेंगे। क्या कर सकेंगे? इनोवेट कर सकेंगे, ओके। मतलब नई नई चीजों को ढूंढ के निकालना, जिससे बिजनेसमैन नया सामान बेच सके। क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है ना कि इनोवेशन करना बहुत जरूरी है बिजनेस वालों को। आप देखियो मोबाइल के इंडस्ट्रीज में कितना इनोवेशन होता है। अब आता है मार्केट एक्सपेंशन। भैया बिजनेस क्या करता है, एक मार्केट को बड़ा कर देता है। जब एक बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो छोटा होता है, धीमे धीमे जब सामान बिकने लगता है तो वो बिजनेस का साइज बड़ा होने लगता है, तो मार्केट जो होता है वो बढ़ने लगता है। मतलब बिजनेस बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है इससे। इन मॉडर्न वर्ड्स गुड्स आर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ कस्टमर। आज के टाइम पे सामान कस्टमर के हिसाब से बन रहा है। द बिजनेस ट्राई टू सेटिस्फाई द कस्टमर। बिजनेस हमेशा कस्टमर को सेटिस्फाई करना चाहता है। The business try to satisfy the customer both within and outside the country। अपने देश में भी करा और बाहर भी करा है। तो भैया ये कैसे हो रहा है? बिजनेस अपने आप को एक्सपैंड करा है ना। बिजनेस अपने आप को जब तक बढ़ाएगा नहीं, आगे नहीं बढ़ाएगा, ग्रोथ नहीं करेगा, तब तक ये सब पॉसिबल नहीं है। तो बिजनेस अपने आप को एक्सपैंड भी करता है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या था? सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। ग्रोथ मतलब आगे बढ़ना, एक्सपैंड करना अपने आप को, ठीक है। बल्क प्रोडक्शन। अब दोस्तों एक होता है प्रोडक्शन करना, एक होता है बल्क प्रोडक्शन करना। अगर एक बिजनेस सामान बनाया है तो हो सकता है कि उसका सामान महंगा हो क्योंकि वो कम सामान बनाया है। अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे सब लोग उसको अफोर्ड कर सकेंगे। क्योंकि इकोनॉमी में सब लोग एक बराबर नहीं होता है, कुछ रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं, ठीक है, कुछ नॉन पुअर भी होते हैं। तो पुअर की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अगर एक बिजनेस बहुत ज्यादा लेवल पे प्रोडक्शन करेगा या स्केल पे, तो होगा क्या कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी एंड जिससे सब लोग अफोर्ड कर सकेगा और सही दाम पे सामान को पा सकेगा, ठीक है। दोस्तों ये देखो 12 पॉइंट्स आपके थे बिजनेस के इंपॉर्टेंस के, तो आप लोग इसको आसानी से देख सकते हो। अब दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोफेशन क्या होता है। देखो प्रोफेशन आपके टॉपिक का ही पार्ट है। बहुत सारे बुक्स के अंदर प्रोफेशन के बारे में बताया गया है, आपका जो नया सिलेबस उसके हिसाब से, ठीक है। तो बिजनेस पढ़ा है तो प्रोफेशन को भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। दोस्तों प्रोफेशन मतलब हिंदी में होता है पेशा। जैसे डॉक्टरी एक पेशा है, डॉक्टर एक पेशा है, वकील एक पेशा है, सीएस टीचर, ये सब क्या है? एक पेशा है, ठीक है ना। दोस्तों प्रोफेशन के अंदर होता क्या है कि हमको प्रॉपर एग्जाम को पास करना पड़ता है, उस सब्जेक्ट की स्पेसिफिक नॉलेज को गेन करना पड़ता है। उसके बाद हम लोगों को एक एसोसिएशन होता है जहाँ से मेंबरशिप लेनी पड़ती है। उसका होता क्या है कि आप लोग प्रोफेशन में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम पास करना पड़ता है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर डॉक्टर का एसोसिएशन होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, वहां से डॉक्टर को लाइसेंस मिलता है, उसके बाद वो जाकर डॉक्टर बनता है एंड वो अपने काम में क्या है? एक्सपर्ट है।
इसको बोलते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन में कोई भी नहीं जा सकता, उसको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, एग्जाम पास करना पड़ेगा तभी वो प्रोफेशन में जा सकता है। तो प्रोफेशन मतलब इंक्लूड्स दोज एक्टिविटी, मतलब वो सारी एक्टिविटी की बात कर रहा है, ठीक है ना, विच रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज, भैया जिसके अंदर स्पेशल नॉलेज चाहिए, ठीक है ना, इसकी चाहिए, जो कि एक इंडिविजुअल अप्लाई करता है अपने काम में, जिससे कि वो क्या कमा सके, पैसा कमा सके। तो बिजनेस के अंदर कमाते हैं प्रॉफिट और प्रोफेशन के अंदर कमाते हैं फीस। तो प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसके अंदर स्पेशल नॉलेज चाहिए, इसके ही चाहिए, जो कि इंडिविजुअल अपने ही काम में इस्तेमाल करता है। अब मान लो डॉक्टर बन गए हम, तो डॉक्टर बनने के बाद अपनी जो नॉलेज है वो अपने काम में इस्तेमाल करेंगे ना, ऑपरेशंस में इस्तेमाल करेंगे, लोगों को कंसल्टेंसी सलाह देने में इस्तेमाल करेंगे, तो अपनी नॉलेज का ही इस्तेमाल करके हम पैसा कमाएंगे, तो इसको बोलते हैं प्रोफेशन। एग्जाम्पल हो गया डॉक्टर, लॉयर, सीए, सीएस, ये सब आपके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब दोस्तों इसके कुछ फीचर्स भी हैं, तो फीचर्स को भी हम लोग देख लेते हैं। पहला फीचर है आपका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब होता है कि जो भी प्रोफेशन में आता है उसके पास एक सिस्टमैटिक नॉलेज होती है, मतलब कि प्रॉपर सिस्टमेटाइज नॉलेज होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी बन जाएगा, ठीक है ना, प्रॉपर नॉलेज होती है, जो कि उसने बहुत ही क्या बोलते हैं अच्छे तरीके से उसको स्टडी की है, पढ़ाई की है और प्रैक्टिस भी की है। तो वेल अगर आप डॉक्टर से बात करोगे तो उसको डॉक्टर की सारी नॉलेज होगी, सीए से बात करोगे उसको अकाउंट्स की सारी नॉलेज होगी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब दोस्तों होता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, मतलब कि कोई भी प्रोफेशन में नहीं आ सकता, जिसने एग्जाम पास किया है भैया वही आ सकता है। समझ में आया। अब मान लो कि किसी को क्या बोलते हैं, अगर डॉक्टर बनना है तो कॉमर्स वाला बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि उसने कॉमर्स चूज किया है ना। अब वो भैया डॉक्टर बनने के उसको बायो चूज करना था। तो एवरी प्रोफेशन, हर प्रोफेशन के अंदर एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, आपको एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है, आपको वो एजुकेशन लेनी पड़ती है, तभी आप उस एग्जाम में प्रोफेशन में जा सकते हो, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, दोस्तों आपको हम बता दें जितने भी प्रोफेशन अभी तक हैं उनका खुद का अपना एक एसोसिएशन होता है, मतलब कि जो उनके कोड ऑफ कंडक्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अब मान लो आपने जॉय एलएलबी मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, ठीक है ना, अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, जिसके अंदर जब वो कुछ काम गलत करता है तो उसके ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहता है कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया अगर मान लो डॉक्टर अपने मन से कोई काम करेगा तो उसके ऊपर गवर्नमेंट तो कंट्रोल करेगी, उनका खुद का एसोसिएशन भी एक्शन ले सकता है, ठीक है ना, जिसके हिसाब से उनको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑल प्रोफेशन आर अफिलिएटेड टू प्रोफेशनल एसोसिएशन, क्या होते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, विच रेगुलेट, जो कि कंट्रोल करते हैं एंट्री, मतलब कि भैया कौन कौन आएगा उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देते हैं कि हाँ अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अब आप चीजों को कर सकते हैं, एंड कोड ऑफ कंडक्ट कि भैया आपको काम कैसे करना है, मतलब काम कैसे करना है, डॉक्टर को व्हाइट कपड़ा पहनना है, डॉक्टर को लाइसेंस इनका एसोसिएशन देता है। तो हर चीज कौन बताता है, इनका प्रोफेशनल एसोसिएशन बताता है। अगर डॉक्टर कोई गलती करेगा लाइसेंस कैंसिल कौन करता है, पहले इनका एसोसिएशन करता है। वकीलों के ये भी होता है, सीए सीएस के ये भी होता है, ठीक है ना, सबके ये होता है। एग्जाम्पल फॉर वकीलों की होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डॉक्टर की होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट की होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो भैया सीए को लाइसेंस आईसीएआई से मिलता है, ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया प्रोफेशनल एसोसिएशन, सबका होता है। अब दोस्तों आता है कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब कि भैया काम को कैसे करना है, एक डॉक्टर को ऑपरेशन कैसे करना है। तो सपोज कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में बताया गया है कि डॉक्टर जब भी ऑपरेशन करेगा तो ऑपरेशन करने से पहले कम से कम 6 घंटे की नींद करना कंपलसरी है। डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकता। तो मतलब कि किसी भी काम को करना कैसे है ये कौन बताता है, इनका एसोसिएशन बताता है। डॉक्टर को व्हाइट कपड़ा पहनना होगा हमेशा, वो पिंक नहीं पहन, सॉरी वो अदर कलर के कपड़े नहीं पहन सकता, ठीक है ना, लाइट कलर का कपड़ा पहनेगा, ओके। तो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट हर काम को करने का एक तरीका होता है जो कि इनका एसोसिएशन इनको बताता है, ठीक है ना। स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट एग्जिस्ट इन एवरी प्रोफेशन, हर प्रोफेशन के अंदर ऐसा होता है। मेंबर्स और प्रोफेशन में जो भी होते हैं उनको इस चीज को मानना पड़ता है, इनके नियम कायदे कानून को मानना पड़ता है। अपने मन से कोई काम ये लोग नहीं कर सकते। दे हैव टू फॉलो द गाइडलाइंस, जो गाइडलाइन इनका एसोसिएशन ने निकाली है कि इस काम को ऐसे करना है। अगर आज के टाइम पे बोल दिया गया कि डॉक्टरों को पिंक कलर का कोट पहनना होगा तो वो पिंक पहनेंगे, ठीक है ना। तो जो भी गाइडेंस आएंगी वो उनको फॉलो करना पड़ता है, अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब दोस्तों है यहाँ पे सर्विस मोटिव, भैया जितने भी प्रोफेशन में लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सर्विस देते हैं। अब डॉक्टर कोई सामान नहीं बेचा है ना, डॉक्टर क्या दिया, सर्विस दिया। वकील अपनी सर्विस दिया, सीए अपनी सर्विस दिया। तो बेसिक मोटिव इनका क्या होता है, अपने क्लाइंट्स को सर्विस देना।
रिवॉर्ड और रिटर्न, बदले में भैया इनको क्या मिलता है, बदले में इनको मिलता है इनकम के नाम पे फीस मिलती है। क्या मिलती है, फीस मिलती है। ओके, फीस मिलती है। अब नेचर ऑफ वर्क, इनका काम कैसा होता है, इनका काम होता है कंसल्टेंसी और एडवाइजरी सर्विस। ये लोग सलाह देते हैं और एडवाइस देते हैं। डॉक्टर के पास जाओगे क्या बोलेगा कि हाँ ये दवाई खाओ, ऐसा करो वैसा करो, तो आपको कंसल्टेंसी और एडवाइस देगा है अपने क्लाइंट्स को, ठीक है ना। ओके, बात आपको समझ में आ गई, प्रोफेशन हम लोगों ने अच्छे से देखी। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। अब ये एम्प्लॉयमेंट क्या है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट मतलब हम लोग कहीं पे जाके नौकरी कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, जो भी एम्प्लॉयर उसका बोलता है, और बदले में उसको पैसा मिलता है जिसको सैलरी या फिर वेज बोला जाता है। तो एम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर एम्प्लॉयर के लिए काम करता है, बदले में उसको पैसा मिलता है, जिस पैसे को बोलते हैं आपका सैलरी या फिर वेजेस। देखो, एम्प्लॉयमेंट रिफर टू ऑक्यूपेशन, ये भी एक पेशा ही होता है, इन विच पीपुल वर्क फॉर अदर, जो दूसरे के लिए काम करते हैं, एंड रेम्यूनरेटेड, बदले में उनको पैसा मिलता है इन रिटर्न ऑफ देयर, क्या मिलता है उनको, सैलरी या फिर वेजेस। तो इसको एक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, किसके बीच में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, जिसमें एम्प्लॉय के काम करता है, बदले में उसको पैसा मिलता है, जिस पैसे को बोलते हैं सैलरी या फिर वेजेस। एग्जांपल, एम्प्लॉय, मैनेजर, प्यून कहाँ काम करे, ऑफिस में काम करे, ठीक ना, काम करते हैं, बदले में उनको पैसा मिलता है। अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। कहीं आप काम करते हो तो ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते हो, आपको बताना पता कि आप जा रहे हो, ठीक है ना। रिवॉर्ड और रिटर्न, बदले में क्या मिलता है आपको, सैलरी या फिर वेजेस मिलती है, आपके सर्विस के बदले में आप काम करोगे आपको तनख्वाह मिलेगी। नेचर ऑफ वर्क, आपका काम कैसा होता है, परफॉर्म वर्क एज अ प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो भी आपका एम्प्लॉयर आपको बोलेगा, जिसने नौकरी दी है वही काम करना पड़ेगा ना। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, भैया पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। आप लोग नौकरी करने गए हो, बिजनेस नहीं स्टार्ट करने गए हो, ठीक है, तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना होता है। कोड ऑफ कंडक्ट, इसका मतलब होता है कि आपको काम को कैसे करना है। तो जो आपका एम्प्लॉय आपको बोलेगा सुबह 8 बजे जाना तो आपको 8 बजे जाना होगा, बोलेगा 9 बजे घर जाना तो 9 बजे जाना होगा। तो सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको अपने घर जाने के लिए भी अपने बॉस से पूछना पड़ेगा कि भैया हम काम हो गया जाएं। ओके, क्वालिफिकेशन, अब मान लो कि किसी कंपनी को क्या बोलते हैं अकाउंटेंट की जरूरत है, तो वो बीकॉम पास कर ढूंढेगा, तो आपको वो क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए जो आपका एम्प्लॉयर चाहता है, मतलब कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन होगी तभी वो आपको नौकरी देगा, ठीक है, जैसा उसको नीड है या फिर रिक्वायरमेंट है। तो हम लोगों ने प्रोफेशन को भी देख लिया और एम्प्लॉयमेंट को भी देख लिया। अब देखो यहाँ पे दोस्तों तीनों के बीच में डिफरेंस बताया गया है, तो देख लेते हैं क्या होता है डिफरेंस, बड़ा आसान सा है। तो दोस्तों पहला है आपका बिजनेस, क्या होता है, एंटरप्रेन्योर डिसीजंस एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटी, अब वो यार मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इसको स्टार्ट करने का तरीका। तो भैया एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन डिसाइड करेगा एंड छोटी मोटी लीगल फॉर्मेलिटी को पूरा करेगा, बिजनेस को स्टार्ट करेगा। वैसे तो उतना कठिन काम नहीं होता बिजनेस को स्टार्ट करना। प्रोफेशन में आने के लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, किससे, अपने प्रोफेशनल बॉडी से, अपने एसोसिएशन से, तभी आप प्रोफेशन में आ सकते हो। एग्जाम पास करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट में आपको जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, कैसा मिलेगा, आपने नौकरी की अप्लाई की, एग्जाम दिया, अगर होता है तो एंड क्या बोलते हैं आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर मिल जाएगा, मतलब कि आपको जॉब मिल जाएगी। कितना आसान है। अब बताएं नेचर्स ऑफ वर्क, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ना, बिजनेस में आपको छोटी मोटी लीगल फॉर्मेलिटी अगर जरूरी है तो पूरा करना पड़ता है, प्रोफेशन में आपको बस एग्जाम पास करो, ट्रेनिंग करो, एसोसिएशन से सर्टिफिकेट लो, प्रैक्टिस का काम करने का, अपने काम को स्टार्ट कर दो। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होता है, जिसके लिए आपको नौकरी के अप्लाई करना होगा, एग्जाम हो सकता है, आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको कंपनी अपॉइंटमेंट लेटर देगी, आप उसको एक्सेप्ट करोगे, फिर आप एम्प्लॉयमेंट में आ जाओगे। फिर नेचर्स ऑफ वर्क, यहाँ पे बिजनेस के अंदर सामान को बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सामान को खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विस को एंड बेचते हैं। यहाँ पे प्रोफेशन के अंदर पर्सनलाइज सर्विस देते हैं। पर्सनलाइज मतलब कि स्पेशल सर्विस, भैया हर डॉक्टर एक्सपर्ट होता है, हेयर का एक्सपर्ट, टीथ का एक्सपर्ट, चेस्ट का एक्सपर्ट, मतलब कि होता है हार्ट सर्जन, सब मतलब बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, तो ये अपनी एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस के अंदर सामान बनाते हैं और एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपको अकाउंटेंट का काम करना है, तो आपको अकाउंट एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट आप लोग काम
करते हैं। जो भी आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है कि आपकी अकाउंटेंट की पोजीशन है, तो अकाउंटिंग वाला ही काम करना होगा। क्वालिफिकेशन, बिजनेस को स्टार्ट करने की कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। इसमें आपको चाहिए एजुकेशन भी होना चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, ट्रेनिंग भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपका एम्प्लॉयमेंट के अंदर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है ना, दोनों चीज होनी चाहिए। रिवॉर्ड या रिटर्न, बिजनेस में आपको मिलता है भैया प्रॉफिट, तो आपको प्रोफेशन मिलता है, फीस मिलती है, और इसमें क्या मिलता है, सैलरी या फिर वेजेस आपको मिलता है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, इसमें चाहिए, बिना पैसे के बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे, इसमें थोड़ा बहुत कैपिटल चाहिए होता है। डॉक्टर बनने के बाद खुद का क्लिनिक खोलोगे तो थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी पैसा नहीं चाहिए, नो कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें रिस्क क्या होता है, प्रॉफिट आर अनसर्टेन, प्रॉफिट इसमें अनसर्टेन होता है, कभी होगा कभी नहीं होगा। एंड रिस्क होता है भाई, बिना रिस्क का कोई बिजनेस नहीं होता। फीस यहाँ पे जनरली क्या होती है, कॉन्टिन्यूस मिलती है आपको, एंड कुछ रिस्क भी होता है, सर्टेन रिस्क भी होता है। एंड यहाँ पे जो आपका तनख्वाह होती है वो फिक्स होती है और रेगुलर होती है, ठीक है ना, और यहाँ पे रिस्क नहीं होता या फिर हल्का फुल्का रिस्क हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। कितना बिजनेस में प्रॉफिट होगा नहीं होगा, और प्रोफेशन के अंदर फीस आपकी आएगी, थोड़ा कभी कभी आएगी, कभी कभी नहीं भी आ सकती है, ठीक है। बट एम्प्लॉयमेंट के अंदर आपको क्या बोलते हैं, जो तनख्वाह है वो मिलती रहेगी फिक्स और कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, हाँ 1 महीने मिलेगी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि अगर मेरा बिजनेस है तो हम अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ कागजी कार्रवाई करके उसको बेच, मतलब बिजनेस को हम लोग किसी और को दे सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, कर दिया। बट भैया प्रोफेशन के अंदर आप डॉक्टर हो, किसी और को डॉक्टर बना दोगे क्या, नहीं कर सकते, ओके। एंड दोस्तों अगर आप लोग क्या बोलते हैं किसी कंपनी में काम कर अकाउंटेंट, तो क्या किसी और को बना दोगे क्या, नहीं बना सकते, ठीक है, यही हो गया। अब दोस्तों है कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, मतलब कि काम कैसा करना होगा। नो कोड ऑफ कंडक्ट इज स्पेशल, भैया बिजनेस अपना है, जैसे चाहे वैसे करो, मेरी मर्जी है, कोई नियम का कानून थोड़ी ना होता उसके अंदर। फिर यहाँ पे प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब जैसा आपका एसोसिएशन बोलेगा आपको मानना पड़ेगा। एंड नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, मतलब जो आपका एम्प्लॉय आपको बोलेगा वो ऐसे आपको काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल शॉप, फैक्ट्री, कुछ भी हो सकता है, लीगल, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, यहाँ पे बैंक्स के अंदर जॉब कर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर है, तो ये आपका हो गया, ठीक है। दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस को देखा, हम लोगों ने प्रोफेशन देखा, एम्प्लॉयमेंट देखा, तीनों के बीच में डिफरेंस को हम लोगों ने देखा। अब आगे का जो टॉपिक है जिसका नाम है प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि टॉपिक अपना छोटा सा ही है, उतना कुछ खास नहीं है। दोस्तों प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, अपने आपको पता होगा, आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, इंडस्ट्रीज 3 टाइप की होती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी के अंदर हम लोग रॉ मटेरियल निकालते हैं, सेकेंडरी के अंदर जो हमने सामान निकाला है प्राइमरी में से उसको एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, और टर्शियरी इन दोनों को हेल्प करता है। बात समझो, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अपने को नॉलेज होनी चाहिए। देखो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग पहले नेचुरल रिसोर्सेज सामान को विड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, सामान को निकालते हैं, ओके। उसका दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी में हमने सामान को निकाला, सेकेंडरी के अंदर जो सामान हमने प्राइमरी में से निकाला था उसको एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद टर्शियरी इंडस्ट्री क्या करती है, यहाँ पे टर्शियरी इन दोनों इंडस्ट्रीज को हेल्प करती है अपनी सर्विस प्रोवाइड करके, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करके, वेयर हाउसिंग सर्विस प्रोवाइड करके, ठीक है ना, इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करके, मतलब बहुत सारी सर्विस होती है जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज और सर्विस इंडस्ट्रीज को टर्शियरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। अब दोस्तों प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होती है डिटेल में चेक करते हैं। दोस्तों ये क्या होती है देख लो, बहुत आसान सा है। इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज, के वो सारे काम आते हैं विच आर कंसर्न, जो कि जुड़ा हुआ है एक्सट्रैक्शन एंड दी प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना, जिसके अंदर हम लोग जमीन से क्या करें, सामान को निकाल रहे हैं, जमीन से हम लोग सामान को निकाले, जमीन से सामान को खोद के निकाले है या फिर प्रोडक्शन का है नेचुरल रिसोर्सेज का। एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दो बातें इसके अंदर बताई गई हैं, दो बातें इसके अंदर बताई गई हैं। क्या बताई गई हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर वो सारे काम किए जाते हैं जो कि जुड़ा हुआ है एक्सट्रैक्शन, मतलब जमीन से खोद के किसी सामान को निकालना, प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, किसी नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन करना, या फिर रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा उसको रिप्रोड्यूस करना, डेवलपमेंट करना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिंदा जीव जंतुओं का। दो बातें बताई गई हैं इसके अंदर,
तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग सामान को निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं? अर्थ से, सी से और नेचर से, ठीक है ना। प्राइमरी इंडस्ट्री दो टाइप की होती है, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक, याद रखना। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होती है? एक्सट्रैक्टिव मैंने बताया ना, दिस इंडस्ट्री एक्सट्रैक्ट ड्रॉ प्रोडक्ट फ्रॉम दी नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज में से सामान को विड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री सप्लाई बेसिक रॉ मटेरियल, ये जो है बेसिक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिससे कि बाद में सामान बनाया जा सके। दैट आर मोस्टली प्रोडक्ट जियोग्राफिकल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, जो कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर हम लोग अपने जो चीज़ें अवेलेबल है हमारी धरती के ऊपर, उसी में से सामान को निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे माइनिंग करना हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आर इंगेज इन दी ऑब्टेनिंग कमोडिटी आइदर फ्रॉम द इनसाइड अर्थ, जमीन को खोद के निकालना, या फिर बॉटम ऑफ द सी, या फिर समुद्र में घुस के समुद्र से कोई चीज को जब निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। इन सच इंडस्ट्री मैनुअल वर्क इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे मैनुअल वर्क ज्यादा लगता है, मतलब ज्यादा मेहनत का काम होता है इस इंडस्ट्रीज के अंदर। तो हमने क्या समझा? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को अपने इन्वायरमेंट में से निकालते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में आसानी से अवेलेबल होता है, ठीक है ना। इसके अंदर हम लोग या तो जमीन के अंदर से कोई सामान खोद के निकाल रहे हैं, या तो समुद्र में से कोई सामान को निकाल रहे हैं, ओशियन में से, ओके। इसका एग्जाम्पल याद रखना दोस्तों, ये ऐसे तो एंट्रेंस एग्जाम के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उतना याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे माइनिंग ऑफ कोल हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, कच्चा तेल हो गया, पेड़ को काटना, हंटिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना, हंटिंग ऑफ एनिमल्स, कैचिंग ऑफ फिशेस, फिशिंग करना, ये सब आपका आ गया एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है ना, ओके। अब आता है दोस्तों जेनेटिक इंडस्ट्री। अब ये जेनेटिक क्या होती है? जेनेटिक देखो, प्राइमरी मीनिंग के अंदर दो बातें बताई गई थी कि जमीन से एक्सट्रैक्शन करना एंड रिप्रोडक्शन करना, या फिर पालना जिंदा जीव जंतुओं को। तो जो दूसरा पॉइंट था वो जेनेटिक में आता है। इंडस्ट्री रिफर टू सच एक्टिविटी विच आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन नेचर, जो कि नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। सच इंडस्ट्री रिक्वायर्ड मैनुअल वर्क, मतलब इसमें ज्यादा काम होता है, ग्रेटर मैनुअल वर्क, ठीक है ना। यहाँ पे भी काम ज्यादा होता है, ऐसी बात नहीं है कि काम यहाँ पे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है ना। इन सच इंडस्ट्री ग्रेटर अमाउंट ऑफ मैनुअल वर्क इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे भी काम ज्यादा होता है, ओके। लैंड, वाटर, एयर आर द मेन रिसोर्स ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री, ठीक है ना। जमीन, पानी, हवा इनका मेन रिसोर्स होता है। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, कहाँ जमीन पे होती है, फार्मिंग, पेड़ पौधा लगाना। देखो यहाँ पे पेड़ को काटना था, पेड़ को काट के लकड़ी बना देना, ठीक है, जिससे फर्नीचर बनते हैं। यहाँ पे पेड़ पौधों को लगाने की बात हुई है, ठीक है ना, जैसे उसको दोबारा एफॉरेस्टेशन करना। कैटल फार्मिंग, भेड़ बकरियों को पालना, डेयरी, ठीक है ना, गाय, पिसीकल्चर, मछली को पालना, सीड्स, नर्सरी, पेड़ पौधा लगाना, ये सब हो गया। ये सब आपका आता है जेनेटिक के अंदर, ठीक है ना। हमने क्या सीखा? प्राइमरी इंडस्ट्री सीखा, उसके अंदर हमने सीखा एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक सीखा, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर। तो जितना भी सामान हम लोगों ने प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर निकाला है उसको एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करने वाले हैं, कहाँ पे? सेकेंडरी के अंदर। मतलब कि वो देखो, वो सब कच्चा सामान है, जंगल से लकड़ी काट के निकाली, ठीक है, समुद्र में से मछली पकड़ी, अब उसको एज अ कच्चे सामान की तरह इस्तेमाल करेंगे सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है ना, ओके। तो देखो, दीज आर कंसर्न्ड विद दी यूजिंग मटेरियल विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड, जो कि हमने पहले से ही निकाल दिया है प्राइमरी स्टेज से। दो दिस इंडस्ट्री प्रोसेस, ये प्रोसेस करते हैं सच मटेरियल टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स, मतलब इससे हम लोग सामान को बनाते हैं फाइनल कंजप्शन के लिए, ठीक है ना, ओके। मतलब कि सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो सामान हमने पहले से ही प्राइमरी इंडस्ट्री से निकाल लिया है उसको एज ए कच्चे सामान की तरह इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी के अंदर, ठीक है। इसके भी दो कैटेगरी होती है। पहला आपका होता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग, ओके। अब देखो, अंडर सच इंडस्ट्री विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल, इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश गुड्स, ठीक है ना, विच आर हेंस रॉ मटेरियल आर सेमी फिनिश गुड्स आर द बेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मतलब कि जो कच्चा सामान हम लोगों ने निकाला है आपका प्राइमरी में से, वो बेस होता है। अगर वो नहीं होगा तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो पाएगा। इसकी मीनिंग को समझो, सेकेंडरी के अंदर हम लोग वो सामान जो कि ऑलरेडी निकाल चुके हैं प्राइमरी में से, उसको एज ए सेकेंडरी मतलब कच्चे सामान की तरह इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी में, जिसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा सामान होता है आपका, ठीक है ना, एंड जो सेमी फिनिश गुड्स होता है उसको बेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का, मतलब वो नहीं होगा तो यहाँ पे काम नहीं हो पाएगा। और जो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है वो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है। ये फॉर्म क्या होता है? फॉर्म के अंदर जब हम लोग किसी चीज के
आकार को बदल देते हैं। जैसे जंगल में या कई ये क्या है, काट के फर्नीचर बना दिए, या कई का जब हमने फर्नीचर बना दिया तो इसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। जब हम लोग किसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं फिनिश गुड्स के अंदर, तो तब क्या बनती है, फॉर्म यूटिलिटी बनती है, जो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्रिएट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल शुगर इंडस्ट्री हो गया, भैया गन्ना हमने उगाया था प्राइमरी में और चीनी कहाँ बनाए, सेकेंडरी के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। कॉटन हो गया, आयरन स्टील हो गया, आटा चक्की हो गया, पेंट हो गया, सोप मेकिंग हो गया एंड सीमेंट हो गया। ओके, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अब देखने जाए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के टाइप्स को। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 टाइप होते हैं। पहला होता है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर दोस्तों होता क्या है कि इसके अंदर एक कच्चे सामान से बहुत सारे फिनिश गुड्स बन जाते हैं। एक कच्चे सामान को हम लोग प्रोसेस करते हैं तो उसमें से बहुत सारे फिनिश गुड्स बन के निकलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि जब कच्चे तेल को हम लोग प्रोसेस करते हैं उसमें से पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन या फिर और बहुत सारे लुब्रिकेंटिंग ऑयल निकलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे एक सामान को जब प्रोसेस किया जाता है उसमें से बहुत सारे फिनिश गुड्स बन के निकलते हैं। देखो लिखा भी यही है, अंडर दिस इंडस्ट्री बेसिक रॉ मटेरियल इज एनालाइज्ड एंड सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फिनिश गुड्स। ठीक है ना, जैसे लिखा क्यूड मतलब कच्चे तेल को एनालाइज करते हैं, सेपरेट करते हैं पेट्रोल में, डीजल में, केरोसिन में एंड बहुत सारे लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर। इसके अंदर दूसरी इंडस्ट्री आपकी आती है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। ये क्या होती है, अंडर दिस इंडस्ट्री 2 और मोर रॉ मटेरियल, 2 या 2 से अधिक रॉ मटेरियल कंबाइन करके हम लोग एक फिनिश गुड्स को बनाते हैं। ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक रॉ मटेरियल को कंबाइन करके हम लोग एक गुड्स को बनाते हैं। एग्जांपल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पेपर सोप हो गया, ये हो गया। मतलब 2 या 2 से अधिक रॉ मटेरियल को मिला के हम लोग एक गुड्स को बनाते हैं, जिसको बोलते हैं सिंथेटिकल इंडस्ट्री। ठीक है ना, ओके। अब आता है प्रोसेस इंडस्ट्री, जिसका दूसरा नाम है कॉन्टिन्यूअस इंडस्ट्री। अब दोस्तों ये क्या होता है, जब एक सामान को कच्चे सामान से फिनिश गुड बनने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है ना, जब किसी सामान को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है तो उसको बोलते हैं प्रोसेस इंडस्ट्री। ठीक है ना, जैसे केमिकल हो गया, ऑल्सो नोन एज कॉन्टिन्यूअस इंडस्ट्री। अंडर दिस इंडस्ट्री प्रोडक्ट पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, इनको बहुत सारे स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है फिनिश गुड्स बनने के लिए। ठीक है ना, एग्जांपल शुगर हो गया या फिर क्लोथ हो गया, केमिकल भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है ना, अब आता है दोस्तों अपना चौथा एंड आखिरी वाला। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 4 टाइप थे ना, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 4 टाइप थे। ठीक है ना, पहला था एनालिटिकल, जिसमें आपका पेट्रोल का एग्जांपल था। सिंथेटिकल, जिसमें 2 सामान को मिला के एक सामान बनता है। प्रोसेस, जिसमें एक सामान बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरता है तो उसको कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं। आता है फिर असेंबलिंग, जिसमें होता क्या है, बहुत सारे फिनिश गुड्स को कंबाइन करके एक गुड्स बनता है। एग्जांपल कार है, कार का जो पहिया है वो अपने आप में तो फिनिश गुड्स है ना, कार का जो शीशा है, कार का जो स्टीयरिंग है, कार का जो सीट है, ये सब अपने आप में फिनिश गुड्स हैं। जब इन सबको कंबाइंड कर देंगे, असेंबल कर देंगे तो एक नया गुड्स बन जाएगा, जिसको बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट जो कि अपने आप में क्या होंगे, फिनिश गुड्स होंगे, उनको असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, बाईसाइकिल इंडस्ट्री हो गई। वह साइकिल के अंदर साइकिल का जो टायर है, साइकिल का जो फ्रेम है, साइकिल जो घंटी है, साइकिल का जो हैंडल है, ये सब क्या है, अपने आप में फिनिश गुड्स है। इन सबको अलग अलग बना के कंबाइन कर दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री। यहाँ पे चीजों को असेंबल और डीअसेंबल किया जाता है। ठीक है, फैन का भी दोस्तों यही एग्जाम्पल होगा, फैन इंडस्ट्री का भी। ठीक है, अब आता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी के अंदर 2 टाइप होते हैं, एक है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के 4 टाइप थे। अब आता है आपका दूसरा वाला टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन। अगर कोई भी बिजनेस कंस्ट्रक्शन के काम में इन्वॉल्व होगा, मतलब कि बिल्डिंग बनाना, डैम बनाना, ब्रिज बनाना, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बहुत आसान सा है। दिस इंडस्ट्री आई इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस, रोड, टनल हो गया, तो इंजीनियरिंग वर्क्स, तो उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कुछ खास नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एंड दोस्तों अब आता है अपना आखिरी, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। अब आता है अपना टर्शियरी इंडस्ट्री, जिसका दूसरा नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं सर्विस इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं, सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये करता क्या है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। उनको क्या करता है, उनको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, और दोज एक्टिविटी, वो सारे काम विच आर कंसर्न्ड प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस, दिखा है ना, सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है
प्राइमरी को और सेकेंडरी को, एज वेल एज एक्टिविटी रिलेटिंग टू ट्रेड, मतलब बिजनेस करने में जितनी भी चीजें चाहिए होती हैं वो सब कुछ कौन प्रोवाइड करता है, आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टर्शियरी इंडस्ट्री प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत। इसको हम लोग सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। इसका एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन। ये आपके एग्जांपल हैं, इसको याद रखना, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखोगे तो आपको नंबर थोड़ा अच्छा मिलेगा एंड स्टैंडर्ड आंसर होगा वो, ठीक है ना। कुछ लोग बस कहानी की तरह लिखते हैं, कहानी का एंडिंग नहीं होता, खत्म कर देते हैं। तो पॉइंट्स में लिखोगे समझा के तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इंडस्ट्रीज के बारे में समझा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने चीज़ों को देखा है। ओके, अब दोस्तों जो आगे का टॉपिक है वो कॉमर्स है। कॉमर्स के ब्रांचेस हैं, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स आपका है, ठीक है। तो ये हम लोग एक पार्ट के अंदर खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ये ज़्यादा वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैंने इतने पॉइंट्स के अंदर इसको खत्म कर दिया। बाकी टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने कोर्सेज को परचेस नहीं किया अभी तक, आप कोर्सेज को परचेस कर सकते हो, ठीक है। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है कि सर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो दोस्तों। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। एंड हम लोग का सबसे खास चीज, अगर आप लोग बनारस में हो तो आप लोग हम लोग से आके इसका प्रिंटेड फॉर्म में भी ले सकते हो नोट्स, ठीक है, जिसका कोई भी अलग से चार्ज नहीं है। अगर आप लोग चाहते हो कि सर हमको ये नोट्स अपने घर में भेज दीजिए, तो आप लोग जिन्होंने कोर्स परचेज भी किया है वो एक बार हम लोग के कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेंगे कि सर मुझे प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स चाहिए, तो उसकी भी फैसिलिटी की जाएगी। आपको बस डिलीवरी चार्जेस पे करने होंगे अपने घर तक नोट्स को पहुंचाने का। प्रिंटिंग का कोई भी कॉस्ट आपको पे नहीं करना है, ठीक है। जो कोर्स में इन्वॉल्व है बस उनके ये है, जो चाहते हैं केवल नोट्स परचेज करना उनको अलग से कॉन्टैक्ट करना पाएगा। दे हैव टू पे सम अदर मनी, अदर उनके अलग प्रोविजंस हैं, बट कोर्स के अंदर सब कुछ आपको दिया जाएगा। नोट्स, आपको कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर वीडियोस दिए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही जल्दी अपना नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।